सो देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक रूफ है, ये एक फ्लोर है, दोनों फिक्स है। इसके बीच में हमको एक प्लेट को ड्रैग करना है। हम ये h हाइट फिक्स है, हम y हाइट ऊपर छोड़ सकते हैं और h माइनस वाई हाइट नीचे छोड़ सकते हैं। हमको ऊपर की जो y हाइट है उसमें एक लिक्विड भरना है जिसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ईटा 1 है और नीचे ईटा 2 है। सो हम y को वैरी कर सकते हैं, हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं किस y के लिए इस पे एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, यानी हम किस तरह से ऊपर के गैप को ईटा 1 से भरे, कितना गैप लें, और ईटा 2 से भरे नीचे वाले को, ताकि इसको खींचने में कांस्टेंट स्पीड से हम जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो देखते हैं एफ एक्सटर्नल क्या होगा। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो है वो इन दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स का सम होगा, ऊपर और नीचे रहेगा, यानी कि ये होगा ईटा 1 ए डी बाई डी एट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी हो गई वी नॉट बाई वाई 1 वाई प्लस यहाँ से यहाँ तक देखिए ईटा ए ईटा 2 ए इंटू वी टू माइनस वी वन मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है। सो डी डी बाई डी जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड, ये हो जाएगा वी नॉट बाई एच माइनस वन। ठीक है, ये हो गया एफ एक्सटर्नल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए वी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, ईटा 1 बाई वाई प्लस ईटा 2 बाई एच माइनस वाई। ठीक है, हमको इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब है अगर इसको हम चाहते हैं मिनिमम हो तो जरूरी है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए वेरिएबल के साथ। सो डी एफ एक्सटर्नल बाई डी वाई ये होनी चाहिए 0, इम्प्लाइज ये हो जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है बाहर चला जाए, माइनस ईटा 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस ईटा 2 बाई एच माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं आ रहा है हमको ईटा 1 बाई ईटा 2 ईटा 1 बाई ईटा 2 इज इक्वल टू ईटा 1 बाई ईटा 2 इज इक्वल टू वाई बाई एच माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो ये है और ये डिस्टेंस, इसके स्क्वायर का रेशियो होना चाहिए ईटा 1 बाई ईटा 2। तो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा h माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ईटा 2 बाई ईटा 1। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आएगा, ये हो गया 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा h, या इसको ये लिख सकते हैं h बाई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा 1 प्लस अंडर रूट ईटा 2 बाई अंडर रूट ईटा 1। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ अंडर रूट ईटा 1 बाय अंडर रूट ईटा 1 प्लस अंडर रूट ईटा 2। ये अगर डेप्थ दिया जाए y की वैल्यू तो हमको फोर्स मिनिमम आती है। सो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, इनर सिलेंडर जो कि फिक्स्ड है, रेडियस है r1, एक आउटर सिलेंडर है को एक्सियल है, उसकी रेडियस है r2 और उसको स्पिन किया जा रहा है और दोनों बीच में एक लिक्विड भरा है जिसकी फ्रिक्शन, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो बताना है कि वेलोसिटी कैसे वेरी करे। क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा एज फंक्शन ऑफ r फॉर r लाइंग बिटवीन r1 एंड r2। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्योंकि ये लेमिनार फ्लो दिया है, इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लेयर की जो एंगुलर वेलोसिटी वो मेंटेन है, किसी पर्टिकुलर लेयर की एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन है। इसका मतलब उस लेयर पे बाहर से और अंदर से टॉर्क लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है, यानी हर लेयर पे टॉर्क सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक थिन लेयर लेते हैं, एक रेडियल सिलेंडर लेते हैं बिटवीन r एंड r प्लस डी आर। हम एक रेडियल सिलेंडर लेते हैं बिटवीन r एंड r प्लस डी आर। ठीक है, r से लेके r प्लस डी आर के बीच में एक बहुत ही थिन रेडियल सिलेंडर लेते हैं। हम उसके ऊपर अगर देखें तो जो टॉर्क इधर इसको अपोज करेगा वही टॉर्क इसको इधर अपोज करेगा। जब ये स्पिन कर रहा है तो ये टॉर्क और वो टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, तभी ये ओमेगा मेंटेन रहेगा। तो हम टॉर्क लिख सकते हैं, टॉर्क जो है वो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी इसकी r है, r और dr के बीच में है। अगर उसको टॉप व्यू में देखें तो इस तरह से दिखेगा कि ये एक रेडियल सेल कटेगी, ये थिन सिलेंडर है समझिए। तो जो फ्रिक्शनल टॉर्क इधर होना चाहिए वही इधर होना चाहिए, तो फ्रिक्शन इनटू r। सो टॉर्क हो जाएगा, देखिए फ्रिक्शन हो जाएगा ईटा ए, एरिया देखिए जिस एरिया को ये फ्रिक्शन ऐड करेगा वो होगा कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये क्या होगा, ये होगा कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इस पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक लेयर, एक सिलेंडर इस तरह घूम रहा है, दूसरा सिलेंडर इससे थोड़ा सा बाहर घूम रहा है, उनके बीच में रिलेटिव स्टिफनिंग है। तो इस कर्व सरफेस पे ऐड करता है ईटा ए का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर एल एल एन 2 पाई आर एल ईटा ए डीवी। डीवी में
अब देखिए डीवी में हम ले रहे हैं आर डी ओमेगा बाय डीवी में ले रहे हैं आर डी ओमेगा बाय ये डिस्टेंस कितनी है डी आर, रेडियल डिस्टेंस कितनी है वेलोसिटी का चेंज जो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आर है इनटू ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स ईटा ए डी बाय डी जेड इनटू आर। यहाँ एक चीज आपको बताना जरूरी है कि देखिए v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, सो dv इक्वल हो जाएगा ओमेगा इंटू dv बाय डी आर हो जाएगा ओमेगा इंटू डी आर बाय डी आर जो कि 1 है प्लस r इंटू डी ओमेगा बाय डी आर। हमने ये लिया है dv बाय डी आर, इसको नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है समझिए। अगर मैं कंप्लीट सिलेंडर ले लें, फिक्स सिलेंडर, उसको स्पिन कर दें, अगर एक कंप्लीट सिलेंडर ले और इसको स्पिन कर दें, उसमें भी वेलोसिटी चेंज होगा। अगर एक कंप्लीट एक सॉलिड सिलेंडर है, रीड सिलेंडर, उसको स्पिन कर दें, उसमें भी एक्सेस से डिस्टेंस के साथ स्पीड चेंज होगा। बट उस स्पीड चेंज के कारण कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी विस्कस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये जो कंपोनेंट होता है ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी, ये विस्कस फोर्स में इसके कारण स्लिपिंग नहीं होता है। इसके कारण स्लिपिंग अगर ऐसा होता तो उस केस में अगर हम एक कांस्टेंट ओमेगा दे दें सब लेयर को, तब भी क्या होता, ओमेगा उसमें कांस्टेंट है, यानी कि एक पूरा पूरा सिलेंडर घूम रहा है। इसको अगर इमेजिन करें कि एक इनर सिलेंडर है और एक उसके जस्ट बाद का सिलेंड्रिकल सेल है, तो उन दोनों के बीच में कोई विस्कस फोर्स नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होता है। रिलेटिव स्लिपिंग क्यों होता है? क्योंकि ओमेगा चेंज कर रहा है, इस फैक्टर के कारण स्लिपिंग हो रहा है। समझिए, इस फैक्टर के कारण स्लिपिंग हो रहा है। तो अगर हम ओमेगा कांस्टेंट सबका रखें तो हम जानते हैं अगर एक ओमेगा कांस्टेंट है सो इट बिहेव्स लाइक ए रिजिड बॉडी, उस केस में विस्कोसिटी कांसेप्ट ही नहीं आता है। ये ओमेगा कांस्टेंट वाला केस है, तो यहाँ पे हम लेंगे आर डी ओमेगा बाई डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट होना है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो बचा क्या सम कांस्टेंट के इनटू डी आर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू डी ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दो बार। कैसे करेंगे देखिए, एक बार इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए जब R1 थी तो ओमेगा 0 था, जब R2 था तो ओमेगा कितना था, R2 पे ओमेगा कितना था, ओमेगा नॉट, ठीक है। दूसरी बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, सेम इक्वेशन को डी आर बाय आर क्यूब डी ओमेगा बाय डी ओमेगा, 0 से लेकर ओमेगा तक जाते हैं। जब ओमेगा 0 है मतलब इनर सिलेंडर ये है R1, ये मान लेते हैं R है, मान लेते हैं R पर ओमेगा है। हमको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है। अगर हम उनको डिवाइड करते हैं k से k कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है r to the minus 1/2 r क्यूब, तो हो जाएगा minus 1/2 1 by r2 स्क्वायर minus 1 by r1 स्क्वायर, बिकॉज 1 by r क्यूब का इंटीग्रेशन होता है r to the power -2 by -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है बताओ, k से k कट गया। समझिए k से k कट गया तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 by r स्क्वायर माइनस 1 by r1 स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताइए, ओमेगा नॉट बाय ओमेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं ये और ये तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें हमारा ओमेगा का वैल्यू आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टाइम्स ऑफ 1 by r1 स्क्वायर माइनस 1 by r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 by r1 स्क्वायर माइनस 1 by इसको हमने नेगेटिव कर दिया बाय 1 by r1 स्क्वायर माइनस 1 by r2 स्क्वायर। ये हो जाएगा ओमेगा एज फंक्शन ऑफ r, ये हो जाएगा ओमेगा एज फंक्शन ऑफ r, ठीक है। सो देखिए एक बार जब हमें ओमेगा निकल गया फंक्शन ऑफ r, ये ओमेगा 0 था, यहाँ पे r1 है और ये r2, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि r1 और r2 की वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहिए। जब r इक्वल टू रखेंगे r1 तो ओमेगा क्या होनी चाहिए 0, जब r इक्वल टू रखेंगे r2 तो ओमेगा होनी चाहिए ओमेगा नॉट, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि अब जो ये स्पिन कर रहा है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द आउटर सिलेंडर, सो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन आउटर सिलेंडर, विस्कस फोर्स जो आउटर सिलेंडर पे वो तो उसको अपोज करेगा, और जो फोर्स
और तो हमको उसका इक्वल पॉइंट एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि वो मेंटेन रहे। अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन द आउटर सिलेंडर का पूछा गया मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हमने निकाला था टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू आर, जो कि हमारा था ईटा ए मींस 2 पाई, और इसके लिए जो सरफेस एरिया होगा वो होगा R2 इंटू एल, 2 पाई R2 इंटू एल। ईटा ए dv बाई dz, हम dv देख चुके हैं, dv बाई dr जो था वो हम देख चुके हैं, वो था r इंटू डी ओमेगा बाई dr, ठीक है, r इंटू डी ओमेगा बाई dr इंटू r, ठीक है। तो हमको इसमें करना क्या है, सिर्फ r की जगह हमको प्लेस कर देना है क्या चीज, R2, क्योंकि हमको आउटर सिलेंडर पे निकालना है, तो इससे उस पॉइंट पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2, और हमको डी ओमेगा बाई dr यहाँ से निकालना है, हमको डी ओमेगा बाई dr यहाँ से निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसकी वैल्यू कहाँ निकाल देनी है, R2, हम इसमें प्लेस कर देंगे, हमारा टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है, हमारा टॉर्क निकल जाएगा। अगर मुझे ये पूछा गया है व्हाट द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस ओमेगा नॉट, जो एक्सटर्नल एजेंट है, तो टॉर्क एक्सटर्नल लगाएगा तभी इसको मेंटेन रख पाएगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। अगर उसको पूछा गया वो कितना पावर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो टॉर्क तो निकल गया, उसको हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पावर भी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में चलता है तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स ऐड करता है, जो उसके ओवरऑल सरफेसेस पे जो फोर्स ऐड करता है उसका वेक्टर सम होता है। ये वेक्टर सम हमेशा उसकी वेलोसिटी के अपोजिट रहता है, और वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, किसी न किसी फंक्शन के रूप में डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंट बॉडीज के लिए वो डिफरेंट चीजें आती हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हम स्टोक्स लॉ की बात कर रहे हैं, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। जब एक स्फेरिकल बॉडी किसी मीडियम में मूव करता है, तो अगर कोई स्फीयर है, समझिए कोई स्फीयर है, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, r है, इस स्फीयर की रेडियस r है, और ये एक ऐसे मीडियम में जिसकी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट थीटा है, अगर वेलोसिटी v से चल रहा है, तो हम जानना चाहते हैं इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा इसके पूरे सरफेसेस पे, उसका वेक्टर सम जिसके मोशन को अपोज करेगा कितना होगा। तो इसको निकालने का और कोई तरीका है नहीं, हम इसको डायमेंशन से निकालते हैं। हमने पढ़ा हुआ है यूनिट डायमेंशन, लेट फ्रिक्शनल फोर्स बी इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, ओके, डायमेंशन कांस्टेंट k, r टू द पावर a, eta to the power b, and suppose and v to the power c। हम दोनों से ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हम दोनों साइड डायमेंशन दे देंगे, हम जानते हैं इससे हमारा निकलता है दो ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू 1 आती है और सी की वैल्यू 1 आती है, यानी कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है सम कांस्टेंट k इनटू ईटा rv, ठीक है, ईटा rv। ना इस कांस्टेंट को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, तो लगभग आ रहा था 6.28, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई -6 पाई ईटा rv, 6 पाई ईटा rv, समझिए। नो माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी को वेट करता है, और ये फार्मूला कि v टू पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है, ये सिर्फ स्फीयर के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अगर वे तो समझिए फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई ईटा rv, and direction is always opposite to direction of velocity. So unlike gravitational force या force of buoyancy, viscosity का force, so इस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी डायरेक्शन, यानी अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और वहीं पे वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हुई तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं ये होता है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक बॉल है, और ये जो है कंटेनर खुद 3v0 स्पीड से नीचे जा रहा है और ये v0 स्पीड से नीचे जा रहा है। अगर ये बॉल v0 स्पीड से नीचे जा रहा है और कंटेनर अपने पूरे लिक्विड समेत 3v0 स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है या इसको उलट देते हैं, ये v0 लेते हैं, 3v0 लेते हैं, समझिए। इसका मतलब है कंटेनर के रिस्पेक्ट में इस बॉल की स्पीड 2v0 नीचे है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में या इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में, इस लिक्विड के फ्रेम में इसकी स्पीड 3v0 नीचे है। इसका मतलब जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा वो ऐड करेगा 6 पाई ईटा r 2v0,
समझिए कंटेनर के रेस्पेक्ट में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में इस बॉल की स्पीड, बॉल की जो वेलोसिटी है वो 2v0 नीचे है, इसीलिए इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम अब इसमें डिराइव करते हैं कि और क्या होता है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। होता क्या है कि ये मान लीजिए बहुत ही डीप कुआं है, एक वेल है, बहुत डीप कुआं है, या कोई तालाब है, या कोई सी है जिसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसमें एक बॉल को हम डिप कर देते हैं जिसकी वेट उसकी बॉयंसी से ज्यादा है, यानी उसकी डेंसिटी जो है सॉलिड की वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। हमने इसको रख दिया तो ये नीचे गिरना शुरू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में mg नीचे, बॉयंसी ऊपर, ये रेस्ट पे है, तो विस्कस फोर्स जीरो। विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। विस्कस फोर्स जीरो था तो इसके ऊपर लार्ज फोर्स ऐड करें, कितना, mg माइनस बॉयंसी, इससे कारण ये एक्सेलरेट होगा। जैसे एक्सेलरेट होगा और वेलोसिटी गेन करेगा, वैसे वैसे जैसे इसका वेलोसिटी गेन करता जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डेवलप करता जाएगा अपोजिट। यानी कि अब क्या होगा, mg वही है, बॉयंसी वही है, बट बॉयंसी एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ ऐड करना शुरू करेगा। इसके कारण इस पे नेट फोर्स घटने लगेगा। समझिए इसकी एक्सेलरेशन शुरू में बहुत ज्यादा थी, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और अब एक्सेलरेशन हो सकता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यानी एक्सेलरेशन पहले से घट गई, लेकिन अभी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए प्रॉफिट का घटना नुकसान नहीं होता है, प्रॉफिट का घटना नुकसान नहीं होता है। प्रॉफिट का घटना, द रेट ऑफ प्रॉफिट के घटने का मतलब है तो रेट जिस पे आप गेन कर रहे हो तो वो घट गया। तो एक्सेलरेशन का घटना, एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना वेलोसिटी का डिक्रीज करना नहीं होता है। वेलोसिटी तभी डिक्रीज करेगा जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, जैसे ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और अब ये मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी पहले हर सेकंड ये 6 मीटर पर सेकंड गेन करता वेलोसिटी, लेकिन अब हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड गेन कर रहा है, यानी कि अभी भी इसकी वेलोसिटी जो है वो गेन ही हो रही है, घट नहीं रही है। अंत में एक ऐसा समय है, ऐसा वेलोसिटी गेन कर लेगा कि जो डिफरेंस था, बॉयंसी जितना कम था वो ये फ्रिक्शनल फोर्स कंपनसेट कर देगा, यानी कि बॉयंसी प्लस फ्रिक्शन मिल के mg के बराबर हो जाएगा। उसके नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये वेलोसिटी हमेशा के लिए मेंटेन रह जाएगा। इस वेलोसिटी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम, या टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको हमको डिफाइन करना है। हम सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। जब होगा वेलोसिटी टर्मिनल तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सो एट टर्मिनल वेलोसिटी हम समझ सकते हैं, एट टर्मिनल वेलोसिटी होना ये चाहिए कि नेट फोर्स होनी चाहिए जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, mg मस्ट बी इक्वल टू बॉयंसी प्लस 6 पाई ईटा आर vt। ठीक है, बट हम जानते हैं कि दैट मींस vt इक्वल टू mg माइनस बॉयंसी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ये होगा। mg हम जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, माइनस बॉयंसी होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या मीडियम इंटू जी, ये हो गया 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिए सब कुछ कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ये आएगा 2r स्क्वायर रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड इंटू जी बाय 9 मीटर, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस अगर डबल होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी 4 गुना होगी, जब वो स्टेडी स्टेट गेन करेगा उस स्पीड पे गेन करेगा जो पहले की स्पीड के कंपैरिजन में 4 गुना होगी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम ये हो गया पहला चीज। दूसरा, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, अगर इसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लिया, इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट होगी, इसका मतलब है कि इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो लूज कर रहा है, पर इसका पोटेंशियल एनर्जी तो लूज हो रहा है, तो देखिए उस केस में हीट प्रोड्यूस होगा। सो आफ्टर द वेलोसिटी इज गेन, सो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड is equal to rate of loss of मैकेनिकल एनर्जी। और आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी होता है mgh, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, mg dh/dt। तो आप देख सकते हैं m जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, और dh/dt क्या है, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। समझिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो आप क्या देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू r⁵, यानी कि जो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस है, एक बार जब उसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लिया तो जो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है बट गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है, इसका मतलब सारा लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसमें अगर रेडियस डबल होगी तो
रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर रेट ऑफ हीट जो है, जो यहाँ पे हो रहा है, बन रहा है, वो 32 टाइम्स हो जाएगा। अगर R का वैल्यू डबल करेंगे तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो है वो 32 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेज में क्या होगा, किसी टाइम t पे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए किसी टाइम t पे इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू mg माइनस buoyancy माइनस 6 पाई ईटा rv, यानी हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू mg माइनस b बाय m माइनस 6 पाई ईटा r बाय m टाइम्स ऑफ v। अगर इसको मान लें कांस्टेंट सपोज अल्फा, इसको एक कांस्टेंट मान लें बीटा, ये दोनों कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है अल्फा माइनस बीटा। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाय dt, सो dv बाय dt इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v। यहां से आएगा dv बाय अल्फा माइनस बीटा v इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t है मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो ये आएगा माइनस ln अल्फा माइनस बीटा v बाय अल्फा इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाय बीटा। तो यहां से आपको आएगा ln, यहां से आएगा log ऑफ अल्फा माइनस बीटा v बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, ये बेस ई था, अल्फा माइनस बीटा v बाय अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी। यहां से आप पाएंगे कि वेलोसिटी आ रहा है फंक्शन ऑफ टाइम है v इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी डिवाइडेड बाय बीटा, अल्फा इंटू 1 डिवाइडेड बाय बीटा। तो देखिए ये आपका इक्वेशन आ रहा है, आप समझ सकते हैं अल्फा बाय बीटा का मतलब है दिस बाय दिस, अल्फा बाय बीटा का मतलब है दिस बाय दिस। इसके पहले हमने निकाला था mg माइनस buoyancy बाय 6 पाई ईटा rv, क्या था v टर्मिनल। तो ये जो अल्फा बाय बीटा है ये क्या है, v टर्मिनल है, समझिए। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा vt ग्राफ वो इस तरह से बनेगा। देखिए vt ग्राफ जो आपका वो एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है, एट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो वेलोसिटी कितनी थी 0। एट t इक्वल टू इंफिनिटी, समझिए एट t इक्वल टू इंफिनिटी, जब e टू द पावर करेंगे यहाँ पे इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा का मतलब कितना है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, लेकिन इसको टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, ये लाइन कभी इसको टच नहीं करेगा, इसका एसिम्पटोट बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपका आगे वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अगर आप चाहते हैं एक्सेलरेशन है फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आप चाहते हैं एक्सेलरेशन है फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको एक और चीज आया है, कौन सा, एक ये ग्राफ आपको आ चुका है, ये क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। आप देखिए आपका एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ कैसा होगा। देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी थी अल्फा, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी थी अल्फा, और t इक्वल टू, और जब v इक्वल टू 0 था उसमें एक्सेलरेशन था अल्फा, और जब v इक्वल हो जाएगा v टर्मिनल, समझिए एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 0। तो ये आपका AB ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ देखते हैं। देखिए हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन था अल्फा माइनस बीटा v, यहां से हम AB ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। AB के बीच में रिलेशन है, ये हमने इंटीग्रेट करके निकाला था, ये vt के बीच में रिलेशन है। मान लीजिए हम xt में रिलेशन चाहते हैं पोजीशन और टाइम में, तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं dx बाय dt, तो dx बाय dt हो जाएगा अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा dt, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू t पर x इक्वल टू x, आ जाएगा x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू t माइनस अल्फा बाय बीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर माइनस बीटा t बाय माइनस बीटा फ्रॉम 0 to t, so that will become x is equal to alpha by beta times of t, means vt into t, हम कह सकते हैं इसको v टर्मिनल into t माइनस अल्फा बाय बीटा into
दिस अल्फा बाय बीटा, तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ, इसको माइनस रखते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस थे, तो पहले इसको देना होगा, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, देखिए हम क्या देख रहे हैं, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ये टर्म हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटी, इतना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा वाइनस, ये टर्म हो जाएगा वाइनस, बिकॉज 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो ये हो जाएगा वी टी एक्स इज इक्वल टू वी टी इंटू टी माइनस अल्फा बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं, एक्स ई विथ कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड, इसका ग्राफ इस तरह बनता है, देखिए इसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि आपका ये एक्स था और ये टी था, और ये एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी स्लोप कितनी है vt, इसकी जो स्लोप है वो कितनी है vt, समझिए, यानी कि, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है जिसकी स्लोप है vt, ये इस ग्राफ का एसिम्पटोट बनता है इंफिनिटी पे, बिकॉज जब टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो वेलोसिटी टेंडिंग टू क्या होता है, vt होता है, vt मींस ये ग्राफ इस तरह बनेगा, देखिए ये ऐसे चलेगा और ऐसे घूमता जाएगा, लेकिन एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी ये लगभग एक कांस्टेंट स्पीड को गेन कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं vt। ठीक है, ये तो इसको कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोन है और उस कोन के अंदर एक दूसरा कोन है, उसमें थोड़ा सा गैप है h, ये फिक्स्ड कोन है और इसको स्पिन किया जा रहा है ओमेगा नॉट से, तो ये पूछा गया है इसको ओमेगा नॉट से स्पिन करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क कितना रिक्वायर्ड होगा, या यूं कह सकते हैं कि इस पे जो विस्कस का टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, इसकी थिकनेस है, परपेंडिकुलर थिकनेस वो h दी हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी हाइट पे जाते हैं और एक स्लाइस कट करते हैं, फिर एक स्लाइस कट करते हैं, कुछ इस टाइप से कटेगा, तो ये बहुत थिन स्लाइस कटा है, उस पर हम जानना चाहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ईटा ए डी बाई डी जेड। तो देखिए ईटा ए क्या होगा, देखिए ये जो सेडेड पोर्शन है उसका जो होगा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, अगर उसको खोल देंगे तो इस तरह बनेगा, देखिए इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, तो ये बहुत कम का डिफरेंस है, और ये जो थिकनेस है वो कितना है, वो है dl, इस लेंथ थिकनेस है dl, सो 2 पाई r इंटू dl इंटू, और इसकी देखिए इसकी स्पीड है ओमेगा इंटू आर और इसकी स्पीड है 0, तो समझिए यहाँ से ग्रेडियंट जो है वो क्या है, स्पीड, यहाँ स्पीड है 0, यहाँ स्पीड है ओमेगा r बाय h, बट हम जानते हैं dl की वैल्यू होती है, dl की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, dl की वैल्यू हो जाएगी dr बाय साइन थीटा, समझिए dl की वैल्यू क्या हो जाएगी dr बाय साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा df इक्वल टू दिस, ना d टाउ होता है, जो टॉर्क होगा इसके कारण वो हो जाएगा df, जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है, r डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है, df इनटू r, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए ईटा टाइम्स ऑफ 2 पाई r इंटू dr बाय साइन थीटा इंटू ओमेगा r बाय h, ये तो हमारा फोर्स था, ये तो हमारा फोर्स था इंटू r, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ये हो जाएगा डी टॉर्क, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हो जाएगा टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क हो जाएगा देखिए ईटा बाहर, 2 पाई बाहर, साइन थीटा बाहर, h बाहर, ओमेगा नॉट बाहर, जो भी है ओमेगा बाहर, h बाहर, बचा क्या, बच गया r मीन्स r क्यूब डी आर इंटीग्रल, ये हो जाएगा r क्यूब का डी आर इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के r तक, देखिए इसकी रेडियस r है, r बहुत, r और h में बहुत कम का फर्क है, ठीक है, सो बहुत h इज वेरी वेरी थिन, सो यहाँ से आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ 2 पाई ओमेगा बाय साइन थीटा h इंटू r टू द पावर 4 बाय 4, ओमेगा की जगह हम ओमेगा नॉट डाल देंगे, ये हमारा टॉर्क है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, और इतना ही टॉर्क हमको इसके मोशन के डायरेक्शन में, ओमेगा के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तो टू मेंटेन इट, ठीक है। सो देखिए मैंने बहुत तेज पढ़ा है, फिर मैं बता देता हूँ, एरोडोम में 1.331 से 1.339 तक आप बना चाहिए, पोइसोनियस इक्वेशन वैसे तो सिलेबस में नहीं है, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, इस सिलेबस में है नहीं प्रिसाइजली गिवन, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे, ठीक है।
थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या असर पड़ता है, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, प्रेशर के साथ क्या, लिक्विड पे क्या असर, गैसेस पे क्या असर, ये आप किसी बुक से पढ़ लीजिए, किसी बुक में मिल जाएगा आपको। बट ये आइडियल इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछता भी नहीं, हो सकता है नीट के एग्जाम में एक आध जगह पूछा जाता हो, वरना ये मेमोरी बेस्ड होता है, इसमें कोई साइंस नहीं होता। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर एक टॉपिक है जो आप किसी बुक से पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, थ्योरेटिकल टॉपिक है, देख जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी इसको मैंने ये नोट आपको न्यूमेरिकली मैंने सारा क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है, कुछ वैसा होगा तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।